हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी जो तैयारी है वो अच्छे चल रही होगी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस IIT JEE नीट के प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है MMS। ठीक है, अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। ठीक है, आज का जो लेक्चर है बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इसका वेटेज भी हाई है एग्जामिनेशन में, दैट इज़ थर्मोडाइनमिक्स। है ना, अपन ने हीट और हीट ट्रांसफ़र अपन ने कवर कर लिया था लास्ट लेक्चर्स में, 2 पार्ट में अपन ने कवर किया था। आज जो अपना है दैट इज़ थर्मोडाइनमिक्स। इसमें अपन थर्मोडाइनमिक्स के साथ में अपन KTG भी पढ़ लेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन KTG पढ़ेंगे, फिर अपन जितने भी प्रोसेस है थर्मोडाइनमिक्स के वो अपन कवर कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। शुरू, चलो आ जाओ। तो ये अपने पास थर्मोडाइनमिक्स है और इसमें पहले सबसे पहले अपन KTG पढ़ लेंगे, है ना। अपन सबसे पहले KTG कवर करेंगे और बाद में अपन देखेंगे जितने भी इंटरनल एनर्जी मोलर डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। और फिर अपन फर्स्ट लॉ कवर कर देंगे और फिर लास्ट में आ जाएगा अपने पास सेकंड लॉ, है ना। ये अपना जो सिलेबस रहेगा उसका वेटेज भी आप देख सकते हो। मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसके दिख जाते हैं और सिंपल होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते। अगर आपका आज का जो लेक्चर है अगर आपने अच्छे से देख लिया, फॉलो कर दिया जो मैंने आपको चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, तो आपका गारंटी है कि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा RMS एवरेज वेलोसिटी पे ज़्यादा आते हैं, फिर जितने भी प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक्स उनके ऊपर आते हैं, और फिर कार्नोट इंजन है ना, वो इसके ऊपर भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, और इंटरनल एनर्जी वगैरह फ्रीडम, है ना, इनके ऊपर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो उनका वेटेज भी हाई है, तो उनको अच्छे से इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, सिंपल है कि एक ब्रांच है जहाँ पे अपन हीट एनर्जी को किसी अदर एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि अपन को वो हो सकता है मैकेनिकल के फॉर्म में भी हो सकता है, किसी और भी एनर्जी के फॉर्म में हो सकती है। बात समझ में आ गई। तो यही कहना चाह रहा हूँ ना। तो यहाँ पे लिखा है कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, यही बता रहा है ना। जी, हीट से अपन क्या क्या एनर्जी बना सकते हैं, दैट वही अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं अपना KTG सिंपल फॉर्म है, ठीक है। तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। कोई आइडियल गैसेज होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है ना, वो आज अभी इस इनिशियल में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है गैसेज आर मेड ऑफ लार्ज ऑफ नंबर, है ना, मॉलिक्यूल्स। अपन को बताया कि एक गैस कंटेनर में है तो उसके अंदर लार्ज ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, अपन को बताया, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स डज नॉट एग्जिट फोर्स ऑन ईच अदर ड्यूरिंग कॉलिजन। कॉलिजन के ड्यूरिंग जो होता है अपने पास कॉलिजन फोर्स लगाते हैं एक दूसरे, अदरवाइज इनका जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल भी, वो नेग्लिजिबल मान सकते हैं ना। मास बहुत छोटा होता है, साइज बहुत कम होती है। और ये इलास्टिक जो भी कॉलिजन होती है इसमें नेचर होती है इलास्टिक नेचर, और साइज ऑफ मॉलिक्यूल वेरी स्मॉल टू कंपेयर द सेपरेशन बिटवीन यू बी एन के बीच, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनके बीच में जो सेपरेशन है ना, उनकी कंपेरिजन में जो इनकी साइज है वो बहुत ही छोटी है ना। तो फोर्स अपन ऑलमोस्ट ग्रेविटेशनल जीरो मानते हैं। अब मीन फ्री पाथ कुछ और नहीं है, दो कॉलिजन के बीच में, है ना, दो कॉलिजन कॉन्जुगेटिव कॉलिजन के बीच में जो एवरेज होता है उसको बोलते हैं अपन मीन फ्री पाथ। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई है। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला ये है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1/√2π n डैश और d², जहाँ पे n डैश क्या है, मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम है, और d इज द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे यही टॉपिक है जहाँ पे डायमीटर का कंसीडर करते हैं, बाकी हर जगह यहाँ पे अपन नेग्लिजिबल मानेंगे। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे यही है, और लैम्बडा मीन जो होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल और प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये 2 पॉइंट है, आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं ना। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी सवाल आए हुए हैं। आगे बढ़े, चलो तो सवाल करते हैं कि द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सर्टेन गैस एट STP अपन को दिया गया है ना, इतने पे दिया गया है 1500 डी, वेयर इज डी इज द डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अपन को ये वाइल मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड प्रेशर अगर मेंटेन रखें तो मीन फ्री पाथ क्या होगा, इतने पे। पास में आ गई। STP आपको पता है कि STP पे जो क्या टेम्परेचर होता है 273 केल्विन होता है ना। तो T अपने पास ये था और T डैश अपन को दिया है केल्विन। बात में आ गई। तो अपन को पता है कि अब कितना होगा मीन फ्री पाथ, तो अपन को पता है कि ये टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है और प्रेशर के इन्वर्सली। तो प्रेशर तो अपन को सेम दिया है, तो यानी कि टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अपन को अगर मुझे लैम्बडा डैश निकालना है तो लैम्बडा इज इक्वल टू T डैश अपॉन T। बस यहाँ से आप लैम्बडा डैश निकालोगे 373/273 इंटू कितना दिया अपन को इनिशियल में 1500 टी। सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा,
है ना। तो ये आपका आंसर यही निकल के आता है, देखो यही किया है ना यहाँ से, तो बस सिंपल है, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर। आगे बढ़े, चलो। तो अब आइडियल गैस की अपन इक्वेशन जानते हैं, है ना, दोनों ही आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि पी वी इजिकल टू एन आर टी होता है। और ये अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पी वी इजिकल टू, इसको लिखूँ मोल्स अपन मोलिकुलर वेट और इंटू आर टी, तो यहाँ से वी को नीचे ले जाऊँगा तो ये अपने पास बन जाएगा रो डेंसिटी और आर टी अपॉन मॉलिकुलर वेट, है ना। ये फार्मूला, ये भी फार्मूला इम्पोर्ट याद रखना। आगे बढ़े, चलो। तो वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब एक एवरेज आती है, एक आरएमएस आती है। एवरेज सिंपल है, अपन सबकी वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं तो उनका सबका सम करेंगे और एवरेज ले लेंगे, है ना। यहाँ पे क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, है ना, रूट मीन स्क्वायर। पहले आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, फिर इनका मीन लेना है, फिर आपको क्या करना है, रूट निकालना है, मीन लेके रूट लिखना है। तो स्क्वायर कर दिया, फिर इसका मीन लिख दिया एवरेज करके ऐड करके, फिर अपन ने क्या कर दिया, इसका रूट कर दिया। तो पीछे से अपन को चल रहा है ना, तो यही है अपने पास। तो आरएमएस वैल्यू यही होती है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रेशर। प्रेशर का इसमें एवरेज जो अपने पास एक्चुअल में फॉर्मूले आते हैं वो ये आते हैं। फॉर्मूले आपको सिंपल है, याद रखने, ज़्यादा चीज़ें इसमें इन्वॉल्व नहीं करनी अपन को, बस फॉर्मूले जो बता रहा हूँ वो याद रखना है। ये होता है अपने पास एवरेज 8 आर टी अपॉन पाई एम नॉट, है ना। ये अपने पास 8 अपन पाई होता है, यहाँ पे 3 आर टी बाय एम नॉट होता है, ये 100। तो ये आपको दोनों ही फॉर्मूले याद रखने, है ना, ये दोनों ही फॉर्मूले आपको याद रखने। अब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व था वो कर्व था अपने पास वेलोसिटीज, है ना, वेलोसिटी और फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंट ऑफ गैस, है ना, ये था। तो कहने का मतलब अपन एल मान लेते हैं फ्रैक्शनल चेंज। तो इनका जो ग्राफ आता है वो ऐसा आता था, यानी कि यहाँ पे जो इस वेलोसिटी जिसको अपन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते हैं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, है ना, फ्रैक्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये ज़्यादा आ रहे थे। कहने का मतलब जैसे मान लो कि 100 मॉलिक्यूल्स है एग्जाम्पल के लिए, तो 100 मॉलिक्यूल की मान लो 80 जो मॉलिक्यूल है उनकी वेलोसिटी इसके इक्वल है ना। इस वेलोसिटी वाले जो मॉलिक्यूल है वो 80 मॉलिक्यूल है। कहने का मतलब ये है कि इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0.8, है ना, 0.8 हो जाएगा। यही तो हो गया, तो यही है। तो इसका जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वाले थे वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा आ रही थी, और बाकी इसकी धीरे धीरे कहीं ना कहीं यहाँ पे होती है। तो ये अपने पास हो जाएगा, राम की ज़्यादा आती थी RMS, और ये अपने पास मीन, सॉरी एवरेज, है ना, मीन या एवरेज मान सकते हैं। तो ये रहता है वेलोसिटी का। तो यहाँ से देखो अपने पास जो मीन प्रॉपर्टी आती है वो ये आती है, और इनका जो रिलेशन होता है आपस में, है ना, ये सबसे ज़्यादा RMS होती है, फिर एवरेज, फिर ये होती है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये उल्टा लिख दिया, एक मिनट करेक्शन कर देते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी होती है बताओ, यहाँ पे लिखा है, चलो यहाँ पे ऐसे ही देख लो, ये अपने पास है VRMS, है ना, ये V एवरेज है, फिर VMP, ऐसे आप याद रख सकते हो। अगर भूल जाओ तो RAM, राम, है ना, राम मतलब R मतलब RMS, A मतलब एवरेज, और M मतलब मोस्ट प्रोबेबल, है ना, ये याद रख सकते हो आप। आगे बढ़ें, चलो सवाल करते हैं कि RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द वेसल एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, है ना, ये अपन को दिया है वेलोसिटी। द वेयर इज एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, द वैल्यू ऑफ x। अपन को क्या लिखना है कि RMS वैल्यू अपन को दी है जो कितनी होती है, ये होती है, और v अपन को दिया है एवरेज वैल्यू है। तो ध्यान से देखो, पहले तो RMS वैल्यू कितनी थी अपन को पता है, RMS जो वैल्यू थी वो 3 RT/m0 थी, यही तो थी। और ये अपने पास क्या बोला गया है, ये इतनी होती है 1 + 5/x √, है ना। और v कितना था बताओ, v एवरेज ये था 8, है ना, 8 RT/m0। बस यहाँ से सॉल्व करोगे तो जो कैंसिल हो रही है यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। इजी सवाल था, बस आपको वही घुमाने के लिए पूछा गया था। देखो यहाँ से वही किया है, बाकी देख लो आप, है ना। चलो, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं अपन मोलर स्पेसिफिक हीट पे। अपन ने वहाँ पे हीट में पढ़ा था स्पेसिफिक हीट, है ना, S रिप्रेजेंट किया था, Q ΔMS ΔT लिखा था अपन ने, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी थी।
यहाँ पे आता है अपने पास मोलर स्पेसिफिक हीट, क्योंकि वहाँ पे अपन गैस का मास नहीं कंसिडर कर सकते हैं, तो यहाँ पे अपन नंबर ऑफ मोल से देखेंगे। तो यहाँ पे जो अपन ने डिफाइन किया है दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट, और ये दोनों के अलग अलग होता है, और ये डिपेंड करता है प्रोसेस पे कि आइसोथर्मल है, आइसो एडियाबैटिक है ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अपन ने ये डिपेंड किया ना वहाँ पे ये, तो यहाँ पे एडियाबैटिक के लिए जीरो होता है। आगे देखेंगे अपन कैसे जीरो होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बस वहाँ पे मास की जगह मोल आगे, है ना, इसको सी से, और एक होता है अपने पास सी वी और एक होता है सी पी, है ना। दो टाइप की होती है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो होती है वो सी वी होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे होती है जो सी पी होती है। आगे बढ़े चलो, तो ये अपने पास है, और इसमें जो फॉर्मूले हैं मेयर फॉर्मूले ये आपको याद रखने, ठीक है, ये अपन लिख दिए, और ये भी याद रखने आपको दोनों फॉर्मूले जो बता रहा हूँ वो पकड़ के आपको अच्छे से याद रखना है। बात समझ में आ गई, ठीक है, अच्छे से याद रखने। आगे बढ़े चलो, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंपल है कि कितने टर्म्स इंडिपेंडेंट टर्म्स आ रहे हैं एनर्जी के, जो एक पार्टिकल करता है ना, ऑसिलेट करता है या क्या करता है, मोशन करता है, ट्रांसलेशन, रोटेशन जो भी है, तो उसको बोलते हैं अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये सारी चीज़ें एक बार के लिए अपन स्किप करते हैं, और ये होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे कि एक पार्टिकल है ना, ये अपने पास मोनोटॉमिक है। मोनोटॉमिक 3 डायरेक्शन में जा सकता है ना, एक्स वाई और जेड में। तो यहाँ पे तीनों की ट्रांसलेशन एनर्जी आ जाएगी, है ना, 3 तो यहाँ से हो गई। रोटेट भी कर सकता है, बताओ, रोटेट कर सकता है, लेकिन आपको पता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है मास बहुत छोटा है, इसकी जो रेडियस है वो बहुत छोटी है। तो अपन क्या मान सकते हैं कि ये एक पॉइंट मास है और ये एक्सिस पर ही खड़ा है, तो इसका रोटेशनल जो काइनेटिक एनर्जी वो तीनों की जीरो है। तो यहाँ से बस सिर्फ अपने पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, वो पास में आ गई, ठीक है। अब अपन मैं डायटोमिक की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, डायटोमिक की। तो मान लो ये अपन ने ऐसे कर दिया, ठीक है, ये y z और ये x। अब देखो ये तीनों ट्रांसलेशन तो हो ही सकती है, ट्रांसलेशन तो तीनों है ही। रोटेशनल में देखो ये y के अबाउट घूमेगा तो इसका तो मोमेंट इनर्शिया जीरो है, लेकिन इसका तो है, तो आई ओमेगा स्क्वायर है। मैंने सारी चीज़ें पढ़ा दिए। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, रोटेशनल अपने मोशन में पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पे इसकी होगी, जेड के अबाउट होगी, ये घूम रहा है। लेकिन अगर एक्स के अबाउट दोनों घूमें तो यहाँ पे इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी, जीरो होगी, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ 2 रोटेशनल आ रही है और 3 काइनेटिक, तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी दैट इज 3 + 2 5। और ऐसे कैसे ट्राइटोमिक की देखें तो अगर ट्राइटोमिक लीनियर है ना, लीनियर है तो 5 होती है, और अगर नॉन लीनियर है तो 6 होती है। वो सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे लिख दी है ना। तो यही है सारी चीज़ें। और मिक्सर की अगर मुझे लिखना है गैसेज सी इक्विवेलेंट, तो ये फॉर्मूले डायरेक्ट है N1 प्लस, ये आपको भी पता है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे अच्छे से, है ना। और ये अगर मुझे गामा लिखना है, यहाँ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि CP/CV कैसे लिखते हैं, N1 गामा 1, ये यहाँ पे अगर मुझे इक्वल लिखना है तो ये लिखेंगे N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 अपॉन N1 प्लस N2, जो कि सरासर गलत है। आपको क्या लिखना है, CP इक्विवेलेंट, CV इक्विवेलेंट, फिर इनके दोनों के रेशियो लेने, है ना, बस ये लिखना है। बाद में आगे अब आते हैं अपन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है कि देखो ध्यान से, टेम्परेचर का रिलेशन सीधा इंटरनल एनर्जी उससे होता है यहाँ पे, है ना। जो टेम्परेचर होता है उसका सीधा जो कनेक्शन होता है वो किससे होता है, इंटरनल एनर्जी से होता है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे वही है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, दबाव में प्रेशर जो भी है, आइडियल इक्वेशन से प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम से हम रखना है, ये सारी चीज़ें। तो टेम्परेचर का चेंज होता है तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, और इंटरनल एनर्जी आती है NCVT, और अगर डेल्टा U लिखना है तो NCV डेल्टा T। हमेशा ये कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिखेंगे। तो यहाँ से अपन को पता चल रहा है कि जो है टेम्परेचर की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। आगे बढ़े चलो, तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि फॉर आइडियल गैस सिंस देयर इज नो इंटरनल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स वी एज्यूम द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी जीरो, है ना। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल है ना। इंटरनल एनर्जी क्या है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो पोटेंशियल तो यहाँ पे मास इनके इसमें फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो अपन मान सकते हैं कि इनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो है, लेकिन सिर्फ क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और वो क्या होती है अपने पास,
ये होती है ना ये। तो आगे बढ़े, यही पॉइंट था बस, ठीक है। चलो अब आते हैं अपन इंटरनल एनर्जी। देखो यहाँ पे वही लिखा है, ये अपने पास 0 होती है, यहाँ पे ये होती है, और ये चेंज के लिए लिख दिया, और यहाँ पे टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। मैंने सारी चीज़ें लिखा दी। अब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन है ना, तो इन्होंने ये बोला कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज़ कितनी होती है, के T/2। के इज़ अ बोल्ट्जमान कांस्टेंट, है ना, क्या होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और ये KT/2 होती है ना 3। और जैसे मानो मोनोटॉमिक है तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी 3 KT/2। सिंपल है, क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम कितनी होती है 3। 1 के लिए इतना पार्ट है तो 3 के लिए कितना हो गया 3 KT/2 हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें अपन को इक्विपार्टीशन लॉ, और यहाँ पे वही लिखी गई है सारी कि यू अपने पास यू मॉलिक्यूल्स पर यूनिट पर डिग्री फ्रीडम, जो भी क्या पता नहीं क्या लिखा है यहाँ पे, जो भी है कोई दिक्कत नहीं। अपने पास जो निकल के आता है यू है ना, वो अपने को पता है F/2 nRT। बस ये आपको याद है ना, ये आता है n मोल के लिए, गैस के लिए अपन को ये आता है, और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि द टेम्परेचर एट विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स डबल देन वैल्यू। ये क्या बोला इसने, सॉरी, टेम्परेचर एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बिकम डबल, दैट्स मीन ये, देन इट्स वैल्यू ये थी। अपने पास टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस कितना, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप फार्मूले से कर सकते हो, है ना। ये अपने पास हो जाएगा कितनी थी 5 होती है, ऑक्सीजन क्या है डायटोमिक है, तो यह हाफ KT हो जाएगा। और यहाँ से आप देखो डायरेक्ट 5 इंटू ऊपर, मुझे देखो पहले तो इसमें केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, है ना। टेम्परेचर 300 आ गया, ये आ गया। अब मुझे क्या है कि देखो क्या किया मैंने, काइनेटिक एनर्जी डबल, है ना, यही तो बोला है। हाँ एक मिनट, क्या बोला है, बिकम्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बिकम्स डबल, हाँ वही बोला है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, है ना, ये 300 है तो उसका डबल हो जाएगा, है ना। तो फिर वापस ये घटा दो 273, तो अपने पास डिग्री सेल्सियस में भी आ जाए। तो डायरेक्ट ये है, देखो काइनेटिक क्या होती है, पोटेंशियली तो है, सॉरी इंटरनल एनर्जी तो है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। 300 आ रहा है, अब हो गया डबल, तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा, सिंपल है। तो 600 हो गया, लेकिन इसको डिग्री में बताया तो 273 घटा देंगे, है ना, ये आ गया आंसर। और क्या बोला गया, गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल ऑफ नियोन एट टेम्परेचर T, नेगलेटिंग ऑल वाइब्रेशन मोड्स, है ना। अपन को वाइब्रेशन के अपन को फ्रीडम नहीं लेते, देन द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। देखो मिक्सचर में अपन को 2 मिक्सचर दिए, तो एक तो 2 मोल की लिखनी पड़ेगी, है ना, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो NCV/T, है ना, टेम्परेचर T अपन को दिया है, प्लस NCV∆T। ये मेरे पास 1 के लिए हो जाएगा, ये 2 के लिए हो जाएगा, बस ये। तो वैल्यू पुट कर देना, NCV1 C2 सारी चीज़ें दी गई है, ऐड कर देना, 11 RT आ जाएगा। इजी सवाल है। अब ये जो था अपने पास KTG, यहीं खत्म होता है ना, बहुत बेसिक था। KTG के अंदर से जो मैंने इनिशियल में फॉर्मूले बताए, मीन फ्री पाथ के, पोटेंशियल एनर्जी, फ्रीडम, ये आगे काम आएंगे। कहाँ काम आएंगे बताओ, ये अपने इस थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में काम आएंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसको हीट देता हूँ, है ना, वर्क डन बाय द गैस, है ना, मैं इसको हीट देता हूँ, है ना, हीट देता हूँ, तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ते ही यहाँ पे गैस क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है। क्या कर रही है, वर्क डन। मान लो यहाँ था पिस्टन इनिशियल में, फिर यहाँ से dx क्या हो गया, ये इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, तो ये जो वॉल्यूम बढ़ा, है ना, ये dv, और वो हो जाएगा एरिया इंटू dx, ये वॉल्यूम बढ़ा। और इसने फोर्स लगाया होगा ना, प्रेशर क्या लगाया होगा P, तो जो वर्क डन होता है ना, एलिमेंटल वर्क डन हो जाएगा, वो होता है अपना P/dv। और अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो P/dv कर देंगे, ये गैस का है। और मैं ये बता देता हूँ कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में प्लस माइनस का थोड़ा डिफरेंस आता है। वो किसकी वजह से आता है कि अपन यहाँ पे जो वर्क डन लेते हैं, जो प्रेशर लेते हैं, फोर्स लेते हैं, वो किसका लेते हैं, गैस का लेते हैं ना। यहाँ पे जैसे मैंने ये गैस का ले लिया, वहाँ पे बस एक्सटर्नल ले लेते हैं, समझ में आ गई, वहाँ पे अपन एक्सटर्नल ले लेते हैं, और यहाँ पे अपन लेते हैं हाँ
गैस द्वारा, है ना, ये बाय द गैस, वही है, इसलिए प्लस माइनस का, बाकी कोई ऐसा नहीं कि वहाँ पे कंट्रोवर्सी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे दोनों ही सही है अपने आप में, है ना। तो यहाँ पे वर्क डन हो गया पीडीवी, चेंज इन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो अपन को पता है डीडब्ल्यू पॉजिटिव होगा, यानी एक्सपेंशन होगा ऑब्वियसली, और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो ठीक है कंप्रेशन होगा, यहाँ पे वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा। टोटल वर्क डन अगर निकालना है तो इंटीग्रेशन कर दो, और अंडर के एरिया जो एरिया है ना, यहाँ पे ऐसे मान लो कि यहाँ पे V1 से V2 तक, है ना, एरिया, तो यहाँ पे V1 से V2 P dV, ये अपन को वर्क डन दे देगा। सिंपल है, तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं अपन फर्स्ट लॉ पे, है ना, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है, ये बोलता है कि कोई कंटेनर है, ध्यान से देखो, ये पिस्टन था, यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, तो इसने वर्क डन किया, तो यहाँ से अगर मैं हीट दे रहा हूँ, है ना, यहाँ पे अगर हीट दे रहा हूँ गैस को, तो हीट के साथ साथ उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा गैस का, ठीक है, और टेम्परेचर जैसे ही होगा, है ना, मैं मान लो कि यहाँ से जो हीट दे रहा हूँ क्यों, तो एक तो वो टेम्परेचर राइज करेगा, यानी कि इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, प्लस इस पिस्टन को आगे भी लेके जा रहा है, यानी कि वर्क डन भी करेगा। बस यही फर्स्ट लॉ था, ये बोला मैंने कि इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा और वर्क डन करेगा, बस यही बात है ना। तो यहाँ पे वही है, तो ये अपने पास हो जाएगा, और ये U प्लस, तो यहाँ से अपने पास अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ तो चेंज प्लस डी डब्ल्यू, है ना, तो ये फर्स्ट लॉ है। तो यहाँ पे वही लिखा है, द हीट गिवन सिस्टम टू रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना, और एंड गैस वर्क डन बाय द गैस, है ना, वर्क डन कितना गैस कर रहा है वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़े, चलो 1 मिनट, ठीक है, चलो। तो यहाँ पे यही है कि हेड हीट दे रहे थे अपन इस गैस को, तो वही एग्जांपल है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है डेल्टा क्यू और डेल्टा यू की, कि पॉजिटिव नेगेटिव का कहने का मतलब क्या होता है ना, और ये तो यहाँ पे देखो, अगर सप्लाई कर रहे हैं कोई भी, आपको देखो क्वेश्चन में लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंस होती है इस क्वेश्चन के थ्रू, है ना, इस चैप्टर के, कि आपको बोला गया हीट दे रहे हैं, हीट निकाल रहे हैं, रिलीज हो रही है ना, नीड हो रही है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको वैल्यू के साथ रखनी होती है। तो यहाँ पे हीट सप्लाई पॉजिटिव, हीट निकल रही है नेगेटिव, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव, और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव, ठीक है। तो ये बहुत अपने आप में अपन को बोलते हैं कि इंडिकेट करते हैं कि अगर नेगेटिव आ रहा है टेम्प, जैसे इंटरनल एनर्जी की वैल्यू निकाली नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर वहाँ पे डिक्रीज हुआ है ना, ये कहने का मतलब है। और वर्क डन, वॉल्यूम इंक्रीज, ये सारी देख लिया अपन ने, हीट, ये सारी चीज़ें अपन ने देखी, है ना। तो यही है फर्स्ट लॉ। और यहाँ पे अगर मुझे डेल्टा यू लिखना है तो अपन को पता है कि डेल्टा यू के लिए अपन लिखते हैं एन सी वी डी टी, बट यहाँ पे डेल्टा यू डिफाइन की जाती है हमेशा सी वी के लिए, बट डेल्टा क्यू होती है वो लिखते हैं एन सी डी टी, और ये सी अपन डिपेंड करेगा ऑन प्रोसेस, प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो कि कांस्टेंट प्रेशर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सी पी हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर जो होता है वो सी पी। कांस्टेंट वॉल्यूम पर है तो डी क्यू क्या हो जाएगा, बताओ, डी क्यू हो जाएगा अपने पास सी वी। और आप ध्यान से देखो कि अपने पास जो फॉर्मूला था ये था, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे जीरो हो जाता है, ये दोनों इक्वल है, यानी कि ये सी वी हो गया। ये यहाँ से ऐसे सारे फॉर्मूले डिफाइन किए गए हैं ना। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब ये आता है अपने पास आइसोबारिक, है ना। अब वन बाय फटाफट प्रोसेस, वैसे केमिस्ट्री में हमने पढ़ लिया होगा, तो वन बाय एक बार अपन गो थ्रू हो जाते हैं ना। तो ये है, अब देखो आइसोबारिक में क्या होता है, सिंपल है। आइसोबारिक में आपको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट प्रेशर होता है ना, प्रेशर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट, यही तो होता है, प्रेशर इज अ कांस्टेंट। तो यहाँ से अपने पास पी वी जी की टू एन आर टी, तो ये अगर दोनों कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम टेम्परेचर के, तो रिश्यूसन ये, और यहाँ पे डायरेक्ट प्रेशर कांस्टेंट है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना, वर्क डन भी लिख दिया। और बाकी बताओ, और यहाँ पे एक और चीज़ बताना होगी, डी क्यू होता है वो क्या हो जाएगा, एन सी पी डी टी हो जाएगा, और डी यू तो अपन को बताइए एन सी वी डी टी, है ना, ये हो जाता है। बस ये आपको याद रखना है सारी चीज़ें।
और आइसोकोरिक के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट जैसे ही वर्क डन जीरो तो यहाँ पे पी का एनआरटी वॉल्यूम कांस्टेंट तो प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है ना, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर भी बढ़ेगा। बात समझ आ गई। ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो डी यू है डी डब्ल्यू वो जीरो है, यानी कि डी क्यू है वो डी यू के इक्वल है, और वो किसके इक्वल है, एन सी वी डी टी के। बात समझ में आ गई। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं आइसोथर्मल। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन जेईई मेंस एंड नीट, है ना। ये इन दोनों के पर्सपेक्टिव से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एडियाबेटिक और ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पी वी इजिकल टू एन आर टी कॉन्स्टेंट, ये पी वी कॉन्स्टेंट है, तो यानी कि पी वन वी वन इजिकल टू पी टू वी टू, यही तो हो जाएगा, पी वन वी वन इजिकल टू पी टू वी टू। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वर्क डन ये लिखते हैं। यहाँ से इस इक्वेशन से अपन पी की वैल्यू फाइंड करके पुट कर देते हैं, अपने पास जो निकल के आता है वर्क डन एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन इजिकल टू एन आर टी एल एन पी वन बाई पी टू, है ना। यहाँ पे याद रखना वी टू बाई वी वन होता है, यहाँ पे पी वन बाई पी टू होता है। या एन आर टी अपन को ये भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे एन आर टी की जगह पे पी वन वी वन भी लिख सकते हैं ना। तो डेटा के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूले यूज करने हैं, मतलब पी वन अपॉन पी टू जो भी है, बस जितने भी फॉर्मूले हैं बस डेटा जो भी दिया है आप निकाल सकते हैं, है ना। तो आइसोथर्मल में यही है। और आइसोथर्मल में जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है ना, वी और पी का, ये भी याद रखना है ना। ग्राफ ये बनता है और इसकी जो स्लोप होती है अपने पास, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, वो होती है माइनस पी बाय वी, है ना। इस पे जो स्लोप होती है जिसको अपन डी पी बाय डी वी बोलेंगे, ये होती है ना माइनस पी बाय वी। यहाँ पे जो वी है और यहाँ पे पी है, इन दोनों का रेशियो का नेगेटिव, है ना। स्लोप 90 एंगल्स ज़्यादा बन रहा है तो नेगेटिव आ रही है। बस में आ गई। तो अब आ रहा है अपने पास, बताओ क्या है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक में सिंपल है कि कोई ऐसा कंटेनर ले लेते हैं जहाँ पे प्रोसेस ऐसा चल रहा है कि वहाँ पे हीट ना तो जा रही है ना अपन दे रहे हैं, कांस्टेंट है अंदर हीट। तो डी क्यू तो अपने पास जीरो हो गया, डी क्यू जीरो हो गया, तो अपने पास पता है कि जो डी डब्ल्यू है वो माइनस डी यू के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यही है। तो यहाँ पे अपने पास एक तो आता है पी वी की पावर गामा इजिकल टू कॉन्स्टेंट, टी वी की पावर गामा माइनस वन इजिकल टू कॉन्स्टेंट, और एक आता है अपने पास पी वन माइनस गामा टी गामा इजिकल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है इसको आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये तो अपन को पता है कि ये डाउनवर्ड आ रहा है, लेकिन ये होता है जो पी और टी का होता है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि गामा की जो वैल्यू होती है वो 1 से ज़्यादा होती है। तो 1 से ज़्यादा होगी तो इसकी पावर नेगेटिव आएगी, है ना। इसकी जो पावर है वो नेगेटिव आएगी, है ना। अभी कहता है टी की पावर, तो नेगेटिव आएगी तो अपन कहेंगे अगर इसको नीचे लेके जाए तब जाके पॉजिटिव बनेगी। तो अगर यहाँ से मैं पी लिखूँ, है ना, तो पी लिखूँ तो ये हो जाएगा अपने पास टी की पावर गामा वन माइनस गामा, है ना। अब सही है, ये बन जाता है ना। तो यहाँ पे ये अपने पास हाइपरबोलिक बढ़ता है, पैराबोलिक आगे बढ़ता है, याद रखना आपको, है ना। और इसका जो वर्क डन होता है वो इनिशियल पी वी इनिशियल माइनस पी फाइनल अपन गामा माइनस वन, है ना। ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है ना। तो ये फॉर्मूले में बता दिए। और यहाँ पे जो स्लोप होती है वो, इसकी जो स्लोप होती है डी पी बाय डी वी की, वो होती है माइनस गामा पी बाय वी, यानी गामा टाइम्स ज़्यादा होती है। तो स्लोप किसकी ज़्यादा होती है, एडियाबेटिक ज़्यादा होती है। अगर दोनों आपको दिए ए और बी और बोले कि कौन सा आइसोथर्मल है कौन सा एडियाबेटिक है, तो जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी वो क्या होगा, एडियाबेटिक। यानी कि अगर मान लो कि यहाँ पे कोई बच्चा है ना, घिसल पट्टी है फिसल पट्टी है, अगर उसके ऊपर फिसल रहा है तो जब से पहले नीचे आएगा वो उसका स्लोप ज़्यादा होगा, है ना। तो यानी कि इसका नीचे आएगा फटाफट, है ना। तो ये अपने पास एडियाबेटिक हो गया, ये आइसोथर्मल हो गया, है ना। तो ये तो एक बार इसको आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन साइक्लिक प्रोसेस के लिए, है ना। साइक्लिक प्रोसेस में कैसे लिखेंगे, देखो दो ग्राफ है, एक जा रहा है क्लॉकवाइज और एक जा रहा है
एंटी क्लॉकवाइज, है ना। क्लॉकवाइज के लिए और एंटी क्लॉकवाइज के लिए वर्क डन अगर देखूं तो कुछ और नहीं, इसका जो वर्क डन होता है साइक्लिक के अंदर, ये अपन को देगा वर्क डन, ठीक है, याद रखना है। और नेगेटिव का भी पॉजिटिव वो आपको पता चलेगा क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, है ना, और अगर ये है इसका वर्क डन ये दे देगा और इसका जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा। बस ये आपको याद रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें, है ना। अब वैक्यूम अगर है ऊपर, है ना, और फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है कि वर्क डन जीरो होता है गैस का, कोई ऊपर है ही नहीं फोर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग ही नहीं रहा है, फोर्स ही नहीं है, तो यहाँ पे इसको एक्सपेंड होने के लिए कोई फोर्स ही नहीं लगाना पड़ेगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा गैस का, जीरो, है ना। तो यहाँ पे बस वर्क डन जीरो होता है। और बाकी ये सवाल करते हैं, देखो सवाल क्या बोला गया कि मैच करना है अपन को, ये तो कैसे मैच करेंगे, देखो कोई भी एक पकड़ो, आप डायरेक्ट सारी चीज़ें मत देखो, कोई भी एक, जैसे कि मैं बात करता हूँ आइसोथर्मल की, है ना। आइसोथर्मल में देखो वर्क डन बाय द गैस डिक्रीज द इंटरनल एनर्जी, है ना, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी द हीट एब्जॉर्ब। और क्या बोला गया है, ऑप्शन में थोड़ी सी दिक्कत है, वर्क नो वर्क डन ऑन बाय, पता नहीं क्या लिखा है इसमें, थोड़ा सा इस प्रॉब्लम में बताओ क्या होगा इसका। वैसे आइसोथर्मल देखो, वैसे मैंने प्रॉपर्टी सारी बता दी है क्या होता है आइसो प्रोसेस, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना। आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो होता है ना, वर्क डन जीरो होता है, तो यहाँ पे नो वर्क डन कहाँ लिखा है ये, है ना। तो सी का तो अपने पास आ जाएगा 4, सी का अपने पास आ जाएगा 4, तो ये अपने पास ऑप्शन है दोनों ना। और रहे कौन से, डी में भी 3 है, तो बी और ये देख लेते हैं ना, बी का कौन सा बोला है, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस में नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो वो तो अपने पास आइसोथर्मल में होता है ना, ये अपने पास हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का 2 है और ये सही है ना, तो ये हो जाएगा अपने पास बॉम्बे आंसर। पास में आ गई क्या, ठीक है यही, हाँ तो यहाँ पे ये सही से लिखा है, बस यही मैंने। तो इस टाइप के जब भी सवाल आए तो कैसे करने में बता देता, सारे सवाल नहीं देखने आपको, है ना, कुछ एक पॉइंट देखो, पहले तो ऑप्शन देखो कि देखो ध्यान से ए बी बी, तो ए को देख लिया तो अपन को पता है कि 50% तो यही से कट जाएंगे, ठीक है। और बाहर बी वन दिया है ना, अब जैसे मान लो इन दोनों में से था, तो ये भी नहीं देखना है जहाँ पे दोनों एक, अब यहाँ से अपन को पता चल जाएगा सी देख लो, तो अपन डायरेक्ट ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। तो ये टाइम सेव करने के लिए फ़ायदे हैं, बस ऐसे ही करने हैं। अब अपने पास दिया है एक्सोथर्मल सिस्टम द टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस, टोटल वर्क डन कितना जाएगा, अपन को पता है कि ये साइक्लिक प्रोसेस है और क्लॉकवाइज जा रहा है, वो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। और इसका एरिया क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास 300 और ये बन जाएगा अपने पास 2। तो बस सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही है 300 जूल, है ना। आगे बढ़े, चलो अब आते हैं अपन स्पेसिफिक हीट, है ना। स्पेसिफिक हीट का आपको एक फॉर्मूला याद बता देता हूँ कि रैंडम जो अपने पास होते हैं प्रोसेस, कौन से, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं, है ना, जहाँ पे पी वी की पावर एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इस टाइप का है, तो इसका होता है अपने पास सी वी प्लस आर 1 माइनस एम होता है, ये फार्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। तो अपन बोल रहे हैं कि मोनोएटॉमिक गैस बोली, यानी सी वी का अपन को पता है कि 3R/2 होता है ना। आर और एम की वैल्यू अलग अलग दी है ना, अगर मैं यहाँ से देखूँ पहले के लिए एम की वैल्यू 3 हो गई और इसके लिए एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2, है ना, 3/2 हो जाएगी ना ये। तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट करना, आप सॉल्व करना है ना, तो ये अपने पास दोनों आंसर आ जाएंगे, ये आ गया आंसर, है ना, सिंपल है। आगे बढ़े, चलो, तो ये अपने पास निकल के आता है और ये काफ़ी अच्छा सवाल है ना। ये इसमें जो अपने पास में डायरेक्ट बता देता हूँ कि सेम द गैस हैविंग कैरेक्टरिस्टिक P1 V1 T1 एंड P2 V2 T2 प्लेस टू मुस चैम्बर, है ना। यहाँ पे एक बॉल लगा देते हैं, पहले ऐसे थी अलग अलग वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो V1 है और यहाँ पे जो वॉल्यूम V2 है, इनिशियल में वॉल्यूम सेम था, फाइनल भी सेम है ना, और ऐसे कंटेनर में रखा गया है जहाँ पे ये वर्क डन 0 है। अब ध्यान से देखो कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, बाद में भी इनिशियल में V1 V2 था,
फाइनल भी V1 प्लस V2 हो जाएगा, यानी सेम है, वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हो रहा है। और दूसरा है कि इसमें डेल्टा क्यू भी कितना है, 0 है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट वर्क डन डी क्यू 0, डी डब्ल्यू 0, ये 0, तो अपने पास जो डी यू है वो 0। तो डी यू 0, तो यहाँ से अपन को ये पता चला कि इनिशियल जो इंटरनल एनर्जी है वो फाइनल के इक्वल होगी, है ना, ये अपन को पता चला। बस में आ गई, ठीक है। तो यहाँ से अपन लगा सकते हैं इंटरनल एनर्जी इनिशियल में कितनी थी। इनिशियल में अपने पास हो जाएगा N1 CV1 डेल्टा टी, यानी कि T1 लिख देते हैं। अब उनको दिया ना टेम्परेचर, T1 प्लस N2 CV2 T2 अपॉन, ये हो जाएगा अपने पास, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, N1 CV1 प्लस N2 CV2। यहाँ से अपने पास एक कॉमन टेम्परेचर निकल के आता है ना, टी इक्विलिब्रियम, ये है ना, इन इक्विलिब्रियम निकल के आता है ये। और अगर बाय चांस आपके जो टेम्परेचर वो गैस सेम है ना, अगर मान लो यहाँ पे CV कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो टी इक्विलिब्रियम का जाएगा वो N1 T1 प्लस N2 T2 अपॉन N1 प्लस N2। बस में आ गई क्या, तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो ऐसे, है ना। तो ये था। और रही बात प्रेशर की, तो प्रेशर के लिए अपन लिखेंगे जो अपने पास मोल्स है ना, N1 प्लस N2 डैश, है ना। और यहाँ से अपन को जानते हैं कि PV इजिकल टू NRT होता है, N इजिकल टू PV अपॉन RT, है ना। तो यहाँ से रखेंगे P1 V1 अपॉन RT1 प्लस P2 V2 अपॉन RT2 इजिकल टू, अब यहाँ पे हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे, है ना, और P इक्विलिब्रियम ये हो जाएगा V1 प्लस V2, है ना, और RT इक्विलिब्रियम पे, यही तो हो जाएगा। तो यहाँ से R तो वैसे भी गया, R तो कैंसिल हो गया, यहाँ से अपने पास नीचे लिख आऊँगा तो ये हो जाएगा। आप वैल्यू जब पुट करोगे तो आपके पास आएगी, क्या वैल्यू आएगी, जब P इक्विलिब्रियम आ जाएगा वो P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये निकल के आएगा आपके पास आंसर, है ना। ये निकल के आपके पास आंसर आता है, ठीक है। बात में आ गई। तो ये आपको बस दोनों इक्विलिब्रियम वाले लिखने हैं, है ना। तो यही मैंने आपको सवाल दिया था, इसलिए आगे बढ़े। चलो, तो ये था, और फर्स्ट लॉ अपना कंप्लीट हो गया, इसके ऊपर अच्छे से सवाल अपन ने कर लिए। अब आते हैं अपन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इस लॉ के कुछ स्टेटमेंट है, जिसमें पहला स्टेटमेंट है दैट इज केल्विन प्लैंक, और इन्होंने ये बोला था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच वुड गिव्स 100% एफिशिएंसी। ऐसा अपन कोई भी हीट इंजन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते जिसकी एफिशिएंसी 100%, ऐसा अपन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, जिसकी एफिशिएंसी 100% हो ऐसा अपन नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई। तो वही कहना चाह रहा है इसमें, है ना। तो यहाँ पे जो अपन को लिखा गया, जैसे ये अपने पास है, ये हीट ले रहा है ना, Q1 दे रहा है, ये सिंक को दे रहा है Q2, और अपन को वर्क डन मिल रहा है ना, यहाँ पे वर्क डन मिल रहा है। तो ध्यान से देखो, जो अपने पास Q1 है वो Q2 प्लस W में, तो यहाँ से W कितना आ गया, Q1 माइनस Q2। तो जो यहाँ पे एफिशिएंसी होती है ना, एफिशिएंसी ईटा, वो होती है वर्क डन, कितना अपन को मिला और कितनी अपने सप्लाई की थी। तो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, है ना, ईटा ये आ जाएगा। बात में आगे क्या, ठीक है, तो ये आता है। और अब अपने पास जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम करने की कोशिश की थी, दैट इज़ कार्नोट ने की थी, और इन्होंने एक साइकिल बना के इन्होंने दिखा था। तो वहाँ पे इन्होंने बस इसकी जो मेन बात ये थी कि जो Q1 अपन Q2 का रेशियो आ रहा था वो T1 अपन T2 का रेशियो, यानी कि Q2 अपन Q1 का जो रेशियो है वो T2 अपन T1 का रेशियो था। बस इन्होंने यही प्रूव किया था यहाँ से। तो यहाँ से जो इनकी निकल के आती है एफिशिएंसी,
वो 1 माइनस Q2 अपन Q1 की जगह पे बस ये निकाल के दिया था अपन को, पास में आ गई। ठीक है, इनका ये प्रोसेस था जिसमें 2 एडियाबैटिक था, 2 आइसोथर्मल थे, कंप्रेशन एक्सप्रेशन वाले, ये सारी चीज़ें लिखी गई है ना। वहाँ से ही सारा ये प्रोसेस निकाले गए, ये निकाला देखो फॉर्मूला ना। इन्होंने मैक्सिमम करने की कोशिश की थी लेकिन ये भी 100% नहीं कर पाए थे। आगे बढ़े तो सवाल करते हैं अब, क्या बोला गया, इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग, है ना। बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट अपन को बोला गया है, तो एफिशिएंसी 20। तो सबसे पहले तो ये देखो कि हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि अपन को T1 और T2 की वैल्यू दी है। तो बॉइलिंग 100 यानी कि 373, और ये जाएगा अपने पास ज़्यादा, और ये अपन को सिंक का दिया है 273। तो बस यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लो, 1 माइनस 273 अपॉन 373, है ना। 373 हो गया और 273। तो यहाँ से आपके पास जो एफिशिएंसी आती है वो निकल के वो आती है लगभग 6.8 समथिंग आती है ना। कितनी आती है 26.8% आती है, इतनी निकल के आती है। तो यहाँ पे बोला है कि एफिशिएंसी इज़ मोर देन, नहीं है, गलत है ना। एस्टिमेट एफिशिएंसी लेस देन द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द, जो सही बोला है कि एफिशिएंसी लेस देन है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट, बिल्कुल कार्नोट तो मैक्सिमम था, इससे सही है। और क्या बोला गया, और हाँ टू एफिशिएंसी इज इक्वल टू नहीं है, और ये हो जाएगा लेस देन, है ना। तो यहाँ पे बी और डी ऑप्शन इज सेकेंड, है ना। ये अपने पास आता है निकल के बी एंड डी। आगे बढ़े, चलो क्या बोला गया है कि वर्क डन बाय द कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन, ये अपन को दिया है 2 जूल, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द इंजन बाय द रिजर्वर। अपन क्या बोला है कि बिटवीन टेम्परेचर अपन को T1 T2 दिए और वर्क डन कार्नोट ऑपरेटिंग बताना है। अरे यार सिंपल है ये तो, देखो T1 और T2 दिया है, ध्यान से देखना, T1 और T2 दिया है। तो यहाँ से अपन को पता है, क्या पता है बताओ, कि जो एफिशिएंसी होती है ना, मैं आपको फॉर्मूले के थ्रू बता देता हूँ। एफिशिएंसी होती है वो 1 माइनस T2 अपन T1, और वो होती है वर्क डन बाय Q1। यही तो बोला गया है ना, ट्रांसफर टू इंजन कितनी अपन है यूजर से दी। तो वर्क डन अपन को निकालना है, और क्यों दिया है अपन, नहीं वर्क डन दिया है, हाँ वर्क डन दिया अपन को 2 किलो जूल, ये अपन को फाइन करनी है, ये अपन को दोनों दिए, बस यहाँ से निकाल देना, है ना। देखो यहाँ से यही तो किया है, सॉल्व कर देना, ऐसे क्यों आ जाएगा 8 किलो जूल, है ना। अब क्लॉसियस ने क्या बोला था वो देखते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट रेफ्रिजरेटर अनडेड बाय द एनी एक्सटर्नल एजेंट विच वुड ट्रांसफर हीट फ्रॉम द बॉडी एट लो टेम्परेचर। देखो अपन को पता है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ तो नेचुरली फ्लो होती है हीट, लेकिन अगर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ अगर हीट को फ्लो कराना है तो कोई ना कोई वर्क डन की ज़रूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। बिना एक्सटर्नल सोर्स के अपन कोई भी हीट हाई लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ नहीं फ्लो करा सकते, यही बोला गया है। तो यही है, तो रेफ्रिजरेटर का कंसेप्ट ये होता है कि यहाँ पे अपन वर्क डन दे रहे हैं W, यहाँ से अपन को Q2 मिल रहा है Q1, है ना। तो यही बताया, तो यहाँ पे वही है, देखो यहाँ पे वही सारी चीज़ दी है, W Q2 दे रहे हैं और Q1 है ना। तो यहाँ से अपने पास वही आ जाता है, बस जो यहाँ पे परफॉर्मेंस है ना, वो उल्टा हो जाता है Q2 अपन W, यहाँ से वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास ये आ जाता है, ठीक है ये। और जो लास्ट टॉपिक है ना आज के चैप्टर का, दैट इज़ वो क्या है, एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब अनसर्टिनिटी, और जो भी मॉलिक्यूल है अनसर्टिनिटी इसको बोलते हैं, है ना। जैसे ये सिस्टमेटिक, इसकी एंट्रोपी ज़्यादा है, इसकी एंट्रोपी कम है ना। तो जितनी अपने रैंडमनेस जितनी ज़्यादा है उसको बोलेंगे अपन एंट्रोपी, इसमें एंट्रोपी ज़्यादा है, इसकी एंट्रोपी कम है ना।
यही बोला है। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला आता है वो dq/t होता है। बस ये फॉर्मूला आता है, इसको s से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो यही था जो मेन कॉन्सेप्ट थे, मैंने बता दिए सारे के सारे। इस कंसेप्ट से बाहर कोई नहीं आएगा, बस आपको इसके ऊपर पीवाई को अच्छे से कर लेना और टेस्ट दे देना, एनालिसिस जरूर कर देना, ना, ताकि आपका ये चैप्टर है स्ट्रांग हो जाए, बस बाकी कुछ नहीं। और लास्ट तक बने रहे, धन्यवाद। और जुड़े रहना है हमारे चैनल से जिसका नाम है MMS, और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना, ठीक है। ये हमारी गुरु दक्षिणा है। और मिलता हूँ आपको नए लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।